अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जीनत पुत्र, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अब्बा घर में दाखिल होते ही बेटी को पुकारने लगे। जी अब्बा। 18 साल जीनत सर पर दुपट्टा जमाते हुए कमरे से आई। ये ले धी, तेरे लिए जलेबियाँ लाया हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना। अब्बा ने जलेबियों से भरा हुआ कागजी लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। जीनत जलेबियां प्लेट में निकाल कर सहन में ले आई, जहां अम्मा, अब्बा, भाई मजीद और भाभी चारपाइयों पर बैठे हुए थे। मजीद का 7 साल बेटा करीब ही खेल रहा था और 3 साल का काका भाभी की गोद में चढ़ा हुआ था। मजीद पाजी और भाभी, ये लो जलेबियां खाओ। जीनत ने एक प्लेट अम्मा अब्बा के सामने रखकर दूसरी भाई भाभी की तरफ बढ़ाई, जिसे भाभी ने खुशदिली से थाम लिया था। मोहब्बत में भीगा खानदान इकट्ठे बैठकर जलेबियों से लुत्फ उठा रहा था। मजीद अब्बा अम्मा की पलोठी की औलाद था, जो 15 साल तक इकलौता रहा था और खूब जी भर कर लाड उठवाए थे। इस तरह उसकी फितरत में खुद गर्जी शामिल हो गई थी। वो हर मामले में सिर्फ अपनी मां को मुतमईन करता, बाकी भाई जाएं भाड़ में। 15 साल बाद अल्लाह ने दोबारा अम्मा पर करम किया तो अम्मा शर्मा गई, मगर कुदरत के कामों में किसको दखल है। इस बार अम्मा की गोद में रहमत आई तो बेटी को पाकर अम्मा अब्बा बहुत ज्यादा खुश थे। वो जीनत के खूब नाज उठाते। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड से पाला था। अल्लाह ताला ने अब्बा को खूब जमीन जायदाद से नवाजा था। पूरे 12 मरबे इनकी मलकियत थे, जो खूब पैदावार देते थे। अल्लाह ने उनको बहुत रिज़्क दिया था और उन्होंने इस रिज़्क को ज़रूरतमंदों के लिए खोल रखा था। जहाँ तक हो सके दूसरों के साथ भलाई और नेकी ही करनी चाहिए। इससे दूसरों को जो फ़ायदा होता है सो होता है, मगर भलाई करने वाले का काम भी बन जाता है। जब कोई इनकी सखावत पर टोकता तो वो ये बात दोहरा कर उसे खामोश करवा देते। उन्होंने बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखा था। दोनों को बहुत मोहब्बत और लाडों से पाला था, मगर फिर भी उन्हें जीनत अपने दिल से ज़्यादा करीब महसूस होती। वो इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प जाते। मजीद की शादी हुई तो जीनत की उम्र 8-9 साल थी। मजीद की बीवी बहुत नेक फितरत औरत थी। वो जीनत को एक माँ की तरह चाहती थी। अब भी जबकि उसके अपने 3 बेटे थे, वो अपने बच्चों और जीनत में कोई फ़र्क नहीं करती थी, बल्कि वो बेटी की कमी जीनत के लाड उठाकर पूरी करती थी। पूरा घराना खुशहाल और मुतमईन था। आजकल अम्मा अब्बा जीनत की शादी करने पर गौर कर रहे थे। उनका ख्याल था अब जीनत की इतनी उम्र हो गई है कि उसकी शादी कर दी जाए। आज वो इसी सिलसिले में कहीं से होकर आए थे। मैं चाहता हूँ जीनत के फ़र्ज से फारिग हो जाऊँ और ये ज़मीन शरई तरीके से तुम दोनों बहन भाई में तकसीम कर दूं। रात को मजीद अब्बा के पांव दबा रहा था जब उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अब्बा, क्या मतलब है तेरा? मजीद ने हाथ रोक लिए। मेरा मतलब है जीनत की शादी कर दूं और फिर मेरी ज़मीन में उसका जो हिस्सा बनता है वो इसके नाम कर दूं। जाने दे अब्बा, बेटियों को जायदाद में कौन हिस्सा देता है। बस धूमधाम से उसकी शादी कर दे, अच्छा सा जहेज दे और 1-2 लाख रुपए नकद देकर उसे फारिग कर। क्या जरूरत है उसे जमीन में से शरई हिस्सा देने की? एवं 3-4 मरबे जमीन हाथों से चली जाएगी। मजीद अपने अब्बे की बात से 1% भी मुतफिक नहीं था। ना पुत्र ना, यही तो हम लोग गलत करते हैं कि बेटी की शादी पे खर्चा करके उसे बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं देते और समझते हैं कि उसकी शादी पर जो खर्च हुआ वही उसका हिस्सा था। छोड़ भी अब्बा, यकीन चक्रों में पड़ रहा है तू। मजीद ने नागवारी से सर झटका। पुत्र, मेरे बात गौर से सुन। ये जो ज़मीन जायदाद और मालो दौलत है ना, ये भी इंसान की आजमाइश है और इस आजमाइश में इंसान उस वक्त ही कामयाब हो सकता है जब वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चले, वरना यही मालो दौलत इंसान की तबाही का सबब बन जाते हैं। मजीद की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ हसूल ज़र था और जब कोई आदमी हसूल ज़र को अपना मकसद बना लेता है तो फिर उसके लिए हर किस्म की पाबंदी और हद बेमानी हो जाती है। ये सोचे बगैर कि आखिर में वो अल्लाह के सामने किस मुंह से हाजिर होगा, वो हद पार कर जाता है जो कि उसके लिए मुकर्रर होती है। बस कर दे अब्बा और कान खोल कर सुन ले। तेरी ज़मीनों का मालिक सिर्फ मैं हूँ। मेरे अलावा ये ज़मीनें किसी को नहीं मिल सकती। मजीद की खुदगर्ज तबीयत ओद कर आई थी और वो बाप का एहतराम भी भूल गया था।
अम्मा जो इस मामले में मजीद की हम ख्याल थी, उनके समझाने और मजीद के कई बार बहस करने के बाद भी अब्बा अपने इरादे से बाज ना आया। अब्बा को इस अमल से कैसे रोके, वो दिन रात ये बात सोचता था। मजीद ने अपने दिल को फिर से दुनिया का घर बना लिया था और जहाँ ये घर बन जाए तो वहाँ फिर कुछ बाकी नहीं रहता। मजीद भी इस हिरस और लालच की वजह से शैतान ऐसा सवार हुआ कि जब किसी तरह बात ना बन पड़ी तो उसने जीनत को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जीनत, जीनत, मजीद जलेबियों की प्लेट लिए कमरे में आया। मजीद पाजी, मैं आ रही थी, आपने क्यों तकलीफ की? जीनत ने अपनी माँ जाए को मोहब्बत से देखा। वो अपने जिस भाई के पीछे जान देती थी, आज वही भाई उसकी जान के पीछे पड़ गया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा तेरे लिए जलेबियाँ ले लूं। तुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है ना, तो ये सारी प्लेट तू ही खा ले। अम्मा, अब्बा और तेरी भाभी को मैं दे आया हूँ। मजीद ने उसका सर थपथपाया तो वो भाई के लाड पर खिल उठी। बादल घिर घिर कर आ रहे थे, बारिश अब बरसी के तब। ऐसे मौसम में जलेबियाँ जीनत की तो जैसे ईद हो गई। अम्मा, अम्मा, आधी रात का वक्त होगा जब जीनत ने गहरी नींद सोई अम्मा को हिलाया। तकलीफ से उसका चेहरा जर्द हो रहा था। उसने अपना पेट दोनों हाथों से थाम रखा था। बाहर जोर की बारिश हो रही थी और हवाएं शोर मचा रही थी। क्या हुआ? अम्मा आंखें मलते हुए उठ बैठी। अम्मा, मेरे कलीजे में बहुत दर्द हो रहा है। शाम को जलेबियाँ ज्यादा खा ली होंगी, सही तरह हजम नहीं हुई होंगी, इसीलिए दर्द हो रहा है। अच्छा ठहर, मैं तेरे लिए पुदीने और इलायची का काढ़ा बना कर लाती हूँ। अम्मा बिजली कड़कने के अंदाज पर दहल गईं और उनका दिल रब खैर करे का राग अलापने लगा। वो काढ़ा लेकर कमरे में आई तो जीनत को उल्टियां होने लगी। वो घबरा कर अब्बा को उठा लाई। जीनत की हालत बिगड़ती जा रही थी। उल्टियां कर करके वो बेजान सी हो गई। मजीद पुत्र, जल्दी बाहर आ, तेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। अब्बा ने उसके कमरे का दरवाजा जोर से बजाकर आवाज दी। मजीद और उसकी बीवी लपक झपक बाहर आए। बादल जोर से गरजे और बिजली यूं चमकी जैसे किसी को जलाकर भस्म कर देगी। मजीद की बीवी ने डरकर उसका बाजू थाम लिया। दोनों कमरे में आए तो जीनत करीबन बेहोश हो गई थी। आप जाओ जी, जल्दी से हकीम साहब को बुला कर लाओ, इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। अल्लाह खैर करे, उसने मजीद को दौड़ाया। अम्मा रो रो कर बेदम हो गई। बेटी की हालत देखकर अब्बा की टांगें कांपने लगी। मजीद बरसती बारिश में हकीम साहब के घर गया तो मालूम हुआ वो 2 दिन के लिए शहर गए हुए हैं। वो अकेला लौट आया। अब्बा, अब क्या करें? इस बरसती बारिश में इसे शहर के अस्पताल कैसे ले जाएं? इतने में फजर की अजानें होने लगी। अचानक जीनत को जोरदार हिचकी आई और खून की उल्टी हुई, मानो कि उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आन गिरा। अम्मा और भाभी की चीख निकल गई। वो भागकर इस तक पहुंची, मगर जीनत बहुत दूर जा चुकी थी। सुबह जिसने सुना, उंगलियां दांतों में दाब ली कि भली चंगी लड़की रातों रात यूं चटपट हो गई। गांव वाले दिनों उदास रहे और जीनत के अम्मा अब्बा की तो गोया दुनिया ही लुट गई। दुख हो या सुख, वक्त उड़ जाता है, उम्रें खत्म हो जाती हैं, किसी के मरने से कोई काम नहीं रुकता। आहिस्ता आहिस्ता जीनत की मौत पर अफसोस करने वालों की तादाद कम होने लगी। लोग इसकी मौत को भूलने लगे, मगर अब्बा के दिल पर जो घाव लगा था वो कभी ना भरने के लिए था। उस दुख ने 6 महीनों में उनकी जान ले ली कि उनकी लाडली उनके सामने तड़प तड़प कर मर गई। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मजीद ने चाहा था। उस रोज उसने सबको जलेबियां खिलाई थी, मगर सिर्फ जीनत की जलेबियों में जहर मिला था। उसे ये भी मालूम था कि हकीम साहब गांव से बाहर गए हुए हैं, फिर भी वो बरसती बारिश में उनके घर गया था ताकि किसी को शक ना हो। उसकी मंसूबाबंदी इतनी मुकम्मल थी कि किसी को तो क्या, अम्मा अब्बा तक को शक ना हुआ। और ये सब किया धरा मजीद का है। सारी की सारी जमीन उसकी मलकियत में बाआसानी आ गई। वो मालिक बन बैठा अपने अब्बे की 12 मुरब्बे जमीनों का। अपने अब्बे की जायदाद का तन्हा वारिस उसे एक बार भी अपने किए पर नदामत महसूस ना हुई। मजीद ने मालिक बनकर पिछले 25 सालों में इन 12 मुरब्बों में से खूब फायदा उठाया और यही समझता रहा कि ये ज़मीनें हमेशा उसकी होगी। मगर वो ये बात भूल गया था कि जिस ज़मीन को हासिल करने के लिए उसने अपने हाथ अपनी मासूम बहन के खून से रंगे थे, वो कुछ साल बाद उसकी औलाद की मलकियत हो जाएगी। यही कानून कुदरत है। हर 20-25 साल बाद इस ज़मीन जायदाद जैसे हर इंसान सिर्फ अपनी मलकियत समझता है, उसके मालिक बदल जाते हैं। वो ये भी भूल गया था कि ये ज़िंदगी किसी और के लिए तैयारी का वक्त है।
اب جب کہ مجید بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور جسم بیماری کی پوٹ بن چکا تھا، اسے اپنا گزرا کل یاد آنے لگا۔ اپنے اماں ابا، اپنی بہن سب یاد آنے لگے۔ بیوی 10 سال پہلے اللہ کے پاس جا چکی تھی، تینوں بیٹے اپنی زندگیوں میں مگن۔ وہ فالتو پرزے کی طرح اکیلے کمرے میں پڑا رہتا۔ بیٹے اس کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ایک نوکر رکھ کر اپنے ہر فرض سے فارغ ہو چکے تھے۔ اب اس تنہائی میں اسے اپنے ابا کی باتیں یاد آتی کہ یہ زمین جائیداد کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، سب کچھ یہی چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ سو اب اپنے بیٹوں کے لائے ہوئے کاغذات پر دستخط کر کے مجید جائیداد سے محروم ہو گیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی معصوم بہن کی جان لی تھی۔ جائیداد تو اس کے ہاتھ سے نکل گئی، مگر اپنی بہن کے قتل کا توق ابھی تک اس کے گلے میں تھا۔ یہ وہ توق تھا جو مرنے کے بعد بھی اس کے گلے میں رہنا تھا۔ اب اسے احساس ہوتا تھا کہ اس نے دنیا کے لالچ میں بڑے خسارے کا سودا کیا۔ انسان کی اصل ملکیت زمین جائیداد نہیں بلکہ اس کے اعمال ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے۔ امید ہے خواتین و حضرات آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ اور ہمیں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔